नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने पिछली क्लासेस में बात किया था, जिसमें हमने उनके इस तरह की बात की थी, उनके स्टेजेस की बात की थी कि हर स्टेजेस में बच्चा कैसे कैसे डेवलप होता है। जैसे कि मीन्स हमने पहले बात किया था कि हमारे यहाँ जो भी स्टेजेस हैं एक बच्चे के विकास के लिए, कि बच्चा जन्म के बाद कैसे शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में कैसे डेवलप करता है, देन उसके बाद चाइल्डहुड में उसको कैसे विकास करता है, फिर किशोर अवस्था में कैसे विकास करता है। तो आज हम लोग चाइल्डहुड तक तो पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करिएगा तो आपको बिल्कुल एक एक वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी। पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आपके एडोलसेंस किशोर अवस्था की बात करने वाले हैं। अब ये किशोरावस्था होता क्या है, अगर देखें तो ये एक ऐसी उम्र है जहां पर हम लोग क्या कहना चाहिए, हमारे मन में ना तितलियां जो है उड़ने लग जाती हैं, या फिर हमें दिन में भी तारे दिखाई देने लग जाते हैं, या हमें चांद भी अच्छा लगने लग जाता है रात की, या फिर कभी कभी बारिश की बूंदें भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। मतलब ये वो उस एज की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग कहना चाहिए नई नई शुरुआत करते हैं, युवा अवस्था के स्टेज पर पैर रखते हैं। तो ये स्टेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो विकास के क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक जो यहाँ पे देखा जाता है तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट पूरा परिपक्व हो चुका आता है यहाँ पर, और उसके साथ साथ सामाजिक, सोशल और काफ़ी चीज़ों का विकास यहाँ पर होता है। इसीलिए इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इमोशंस भी यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ हम किसी के लिए ना इतना प्यार उमड़ता है कि हम उसके लिए जान दे दें, और इतना प्यार हद भी हो सकता है कि हम किसी की जान ले लें। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये ऐसी अवस्था है जहाँ पर सब कुछ का तालमेल जो है उटपटांग नजर आता है, इनबैलेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस स्टेज में हर एक चीज स्मूथ चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। वहां वो सोचता है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनूंगा। काफी जद्दोजहद होती है इस उम्र में। तो ये जो स्टेज है ये बड़ा कंफ्यूजन भरा होता है। यहाँ आइडेंटिटी की प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा। अपने भविष्य के बारे में सोचते यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अपने लुक के बारे में सोचते हैं, मैं दूसरों से कैसा लग रहा हूँ, या दूसरों जैसा लग रहा हूँ, या दूसरों से अच्छा लग रहा हूँ, मेरा नेचर क्या है, मैं बिहेवियर क्या है, मैं समाज में अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मुझे माँ बाप कम अच्छे लगते हैं, मुझे फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे प्यार वाली सिचुएशन भी बहुत अच्छे से होने लग जाती है। एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे कि हम उम्र जो है, जैसे मान लो गर्ल्स से फ्रेंडशिप करती है, पर ग्रुप में अट्रैक्ट हमेशा अपोजिट सेक्स की तरफ होती हैं। लाइक लड़की लड़की से दोस्ती करेगी, बट यहाँ पे अट्रैक्शन जो होता है उनका बॉयज की तरफ होता है, या बॉयज का गर्ल्स की तरफ होता है। तो ये वाली स्टेज जो है एज अ टीचर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है कि बच्चे को कौन सी उम्र में किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे टीचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फैमिली तो है रिस्पॉन्सिबल, वो तो ध्यान देगी ही, बट एज टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है कि मैं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो कर रही हूँ, या बच्चे को हर स्टेज में जब मैं लेकर आ रही हूँ और वहां पर उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक प्रॉपर मैनर भी होना चाहिए। उसको गलत को गलत बताना, सही को सही बताना, किस डायरेक्शन में जाना, उसको गाइडेंस देना, उसको काउंसलिंग करना, उसको सही गलत बताना। इसीलिए एज अ टीचर हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस उम्र में बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, या बच्चा क्या चाहता है, उसकी डिजायर क्या है, क्या करना चाहता है। अगर हमें पहले से पता हो उसका फिजिकल और उसका सोशल या उसका कल्चरल या उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, तो एक टीचर को बहुत हेल्प मिलेगी इस बच्चे को समझकर समझाने में। तो चलो आज बात करते हैं, हम लोग एडोलसेंस की बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं, जहां पर बच्चे में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कौन सी उम्र में एडोलसेंस को एंटर करता है। 12 के बाद 12 चाइल्डहुड खत्म हो जाता है, बाल्यावस्था खत्म हो जाती है। इसका मतलब 12 के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। टीन एज भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो ये एज जो है आपकी 12 के बाद शुरू होती है, तो हम 13 से लगा सकते हैं इसको, कई जगह पे 12 भी लिखा होता है। तो 13 से 18 के आसपास हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। इसमें मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी, काफी परिपक्वता हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मारने कूटने के लिए मेच्योरिटी हो जाती है। मेच्योरिटी का मतलब है कि समझ आ जाती है, अब उसको परिवार की चीजें दिखाई देती हैं, उसको बाहर का वातावरण समझ आता है, समाज सोसाइटी समझ आती है, मुझे कैसा रहना है, किस तरीके से रहना है। पहले हम कुछ भी
मतलब ड्रेसिंग सेंस का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया। इस उम्र में हमें ड्रेसिंग सेंस ध्यान में देते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, मैंने ड्रेस ठीक पहनी है, मैं बोल अच्छे से रहा हूँ ना, मैं गलत शब्दों का यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ा इंग्लिश मारूंगा, है ना, थोड़ा स्टाइल मारूंगा, थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलप करने का काम हम लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं। प्लस मेचोरिटी हमारी सोच में भी आ जाती है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाता है, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो जाता है। यहाँ पे हम सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, रॉन्ग राइट पे अब हमारा ध्यान जाने लग जाता है। हम अब मम्मी पापा या किसी के कहे के अनुसार ना चलकर क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये चीज यहाँ पर आ जाती है। फिर बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली सी बात है, इस एज में जब मैच्योर हो गए हैं तो मेंटल और इंटेलेक्चुअल दोनों डेवलपमेंट तो प्रॉपर होगा ही। फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ हो जाती है। अब जो दिख रहा है वो तो हम देख रहे हैं, कॉन्क्रीट तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्त तो मेरा बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बट अब मैं एब्स्ट्रैक्ट पे भी ध्यान दूंगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब यहाँ पर क्या है, जहां पर मैं इसके पीछे क्या है ये जानने की कोशिश करती हूँ कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो दाल काली है पर क्यों है, क्या रीजन है, किस लिए है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं रीजन जानने की कोशिश करती हूँ, क्यों किस लिए कैसे हो रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं हम लोग, यहाँ डाइवर्जन थिंकिंग करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, कन्वर्जन थिंकिंग नहीं होती है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें हमारे देखेंगे यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉजिकल थिंकिंग। तो हमारे अंदर होगी तार्किक चिंतन, जैसे कि मीन्स अगर कोई आपको कोई काम करने के लिए दे रहा है, कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ खोज कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो वहां पे एक पॉइंट निकलता है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है। अब एनर्जी, इस उम्र में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। चल चल बता क्या हुआ, नहीं लड़ाई होती है तो हम दोस्तों का, चल यार तेरे साथ ऐसे किया, दम नहीं है, सूखा पतला है, बिल्कुल उसमें जान नहीं है, बट इतनी एनर्जी दिखाएगा जैसे कि वो अपने से 10 लोगों को मार कर आ जाएगा। ये वाली एनर्जी होती है। बट एक्चुअली में यहाँ पे सबसे ज्यादा जोश होता है, उत्साह होता है। लाइक इनको पहाड़ पर चढ़ा दो तो भी उतने एनर्जेटिक होंगे, उतने नचवा लो, कूदवा लो, डांस करवा लो, मस्ती करवा लो, एनर्जेटिक रहेंगे। थोड़ी उम्र होने के बाद थोड़ा डांस किया, थक गई, सांस फूलने लगी है, पहाड़ पे चढ़ा, अरे नहीं रुक जा, सांस पानी पिला दे मुझे, ये वाला हाल होता है। पर इस उम्र में दिन रात काम पे लगा लो, इवन इनको अगर 24 घंटे नहीं भी सोने दोगे ये एनर्जेटिक होंगे। इन्हें खाने नहीं दोगे, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं तो खाना भूल जाएंगे, है ना, डिस्को गए हैं, पब गए हैं, मूवीज गए हैं, तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ये इतने एनर्जेटिक होते हैं कि 2-3 दिन तक ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ भी घूम फिर सकते हैं, इनको सर्दी भी नहीं लगती, इनको गर्मी भी नहीं लगती। ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जोश होता है, उत्साह होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है। इमोशंस इतने ज़्यादा इसमें होते हैं कि इस उतार चढ़ाव होते हैं, अभी गुस्सा अभी प्यार, और इमोशंस में ठहराव भी होता है यहाँ पर। जैसे एक चीज़ दिमाग में बैठ गई तो लॉन्ग टर्म तक बैठ सकती है, वैसे वो किसी भी उम्र में बैठ सकती है, बट इस उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा हम दिल पे लेने लग जाते हैं। तो इमोशंस जो है वो बिल्कुल उतार चढ़ाव वाला होता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मर भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, है ना, प्यार भी हो सकता है, नफरत भी हो सकती है। तो इमोशंस किसी भी हद तक इसमें आ सकता है। तो इमोशन चेंजेस जो है इस उम्र में सबसे ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करना, सबसे ज्यादा क्राइम करना, या सबसे ज्यादा स्टार्टिंग बेस पे अगर हम लोग देखें तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए टीचर को बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस उम्र में बच्चों के इमोशंस को चेंज होना। तुमने सुना होगा भी फिलहाल में कोई चाकू से मार रहा है, कोई कैंची से मार रहा है, कोई गला दबा के मार रहा है, कोई बाथरूम में मार रहा है, बहुत सारे केसेस हैं। आपको रेप केसेस भी आप इसी एज में सुनोगे, है ना। तो इस एज के जो लोग होते हैं उनमें एनर्जेटिक ज्यादा होती है, और उन्हें सेल्फ गाइड नहीं किया होता, या फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस या प्रॉपर एक क्या कहना चाहिए, सजेशंस नहीं होते हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती है, जिसके कारण वो रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं, उनके इमोशंस खराब हो जाते हैं, उनकी इमोशन से गलत ट्रैक पकड़कर गलत चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होती है। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस आप मुझे बोल रहे हो तो ठीक है बट मैं नहीं करना चाहता, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो आर्ग्यूमेंट बहुत होता है कि वो अपनी मर्जी से करना चाहता है और उसको मम्मी डैडी या बड़े जो हैं अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, तो वो रीजन यहाँ आर्ग्यूमेंट का हो जाता है। अच्छा, यहाँ डिसओबिएंट हो जाते हैं क्योंकि वो आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, किसी की मर्जी के हिसाब से नहीं चलना चाहते, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं मैच्योर हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सही है, ये वाला मेंटालिटी यहाँ पर हो जाती है। एरिक एरिक्सन ने यहाँ पे बताया, इसको ईगो आइडेंटिटी कहा है, मतलब यहाँ पे उसमें थोड़ा अहम का परिचय देने लग जाता है, थोड़ा ईगो सेंट्रिक हो जाता है यहाँ पे।
जीएस हल ने इसको स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग का है, तूफान की अवस्था के नाम से इसको बताया गया है। एक चीज़ और है, यहाँ पे बच्चा जो है अपने खुद के वैल्यूज़ डेवलप करता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या वैल्यूज़ है, मैं दूसरों को क्या सोचता हूँ, दूसरे के बारे में क्या देखता हूँ। अब यहाँ पर उसको जो बताया गया है उसको फॉलो ना कर वो जो ओपिनियन रख रहा है किसी चीज़ के लिए, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। अच्छा, तूफान की अवस्था तो इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इमोशंस जो हैं कंट्रोल नहीं होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, हियर एंड नाउ वाली कंडीशन होती है, मुझे जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, नाउ करना है, मुझे चाहिए अभी चाहिए, मुझे देखना है, मुझे जाना है, मुझे घूमना है, मतलब जो माइंड में आ गया या किसी ने कह दिया वो करना है, उसके लिए वो कहते हैं नाउ। तो ये वर्ड जो है यहाँ पर एक सीन क्रिएट करता है जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस एज में, फैमिली के साथ, मम्मी डैडी के साथ, एल्डर्स के साथ इनका कोऑर्डिनेशन बनाने में। हीरो वर्शिप इन लोग करते हैं। इनकी लाइफ में एक व्यक्ति होता है या एक गर्ल होती है, लेडी होती है, बॉय होता है, कोई हीरो हीरोइन हो सकते हैं, कोई अच्छे आदर्शवादी पुरुष भी हो सकते हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस एज में मुझे वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है, कोई बोलता है मुझे वो हीरो बहुत अच्छा लगता है। रूम में पिक्चर्स लगाते हैं, अपने वॉलपेपर पे उसकी पिक्चर लगाते हैं। इवन पहले तो बुक्स के अंदर भी उसकी पिक्चर्स मिल जाती थी। उसकी सॉन्ग्स बहुत देखना, सुनना, उसकी मूवीज़ के फ़ैन होना, जाके देखना, ये हम लोग किसी आदर्शवादी चीज़ों में भी हो सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें, या फिर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमारे देश में भी, जैसे नरेंद्र मोदी जी के पीछे कई लोग पागल हैं, है ना। कई लोग केजरीवाल का समर्थन करते हैं तो कई पप्पू का भी समर्थन करते होंगे। तो इस तरीके से उनके अपने अपने एक आइडियलिस्टिक पर्सन होते हैं। तो इसको कहते हैं नायक पूजा, है ना, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है हीरो वर्शिप। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस एज में जो बच्चा है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है, बहुत अच्छे से समस्याओं का समाधान कर लेता है क्योंकि वो अपने आप को मैच्योर समझता है। तो एक लिमिट तक पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने में वो मैच्योर हो जाता है। देन बात करते हैं डे ड्रीमिंग करने लग जाता है। हर चीज़ को वास्तविक रूप में नहीं हो पाने पर वो उसको काल्पनिक दुनिया में जीने लग जाता है कि हाँ ऐसा होता तो, ऐसा करते तो, ऐसा जाते तो, है ना। ये वाला जो है ड्रीमिंग करने लग जाता है, डे ड्रीमिंग प्रॉब्लम आ जाती है। और लक्ष्य में परिवर्तन होते रहता है। कभी कहता है मुझे किसी को देखा इंजीनियरिंग में इतना पैसा है, किसी को देख रहा है डॉक्टरी में इतना पैसा है, किसी फ्रेंड्स को बोल रहा है कि MBA करने जा रहा है, कोई साइंस ले रहा है। तो ये थोड़ा सा अपने लक्ष्य में चेंजेस ले आते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था है, क्योंकि इससे अच्छी अवस्था दोबारा नहीं आने वाली लाइफ में, क्योंकि मेरी भी ये उम्र जा चुकी है ना। तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि वो जो लाइफ होती है ना, वो जो एज होती है वो अलग ही होती है। बट वहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है फैमिली का और टीचर्स का। उस ड्यूरेशन में आपको गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, आपके जो ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वो अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगी, जितनी अच्छी काउंसलिंग होगी आपकी, जितना अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, जितनी अच्छी स्टडी आपको टीचिंग लर्निंग मिलेंगी, उतना ज़्यादा आप डेवलप कर पाओगे। अगर उस एज में किसी ने उंगली पकड़कर आपको रास्ता दिखा दिया तो आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। बट अगर उसी उम्र में किसी ने आपको उंगली पकड़कर गिरा दिया तो ज़िंदगी भर उठ नहीं पाओगे, क्योंकि ये एज जो ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट, प्यार और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ आई होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स में ही लेकर आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग बर्दाश्त नहीं करते हो। पर कोई नहीं, आप लोग मुझे KD लाइव पर भी मिल सकते हो। मैं वहाँ पे लाइव आती हूँ, तो आप KD लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव आपको क्लासेस लेती हूँ, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और हिंदी की क्लासेस भी मैं अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं वहाँ पे, प्रैक्टिस भी करवाती हूँ मैं। तो मेरे सभी बच्चे वहाँ भी मुझे लाइव मिल सकते हैं यूट्यूब पर। चलो, आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और हाँ, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।